सुबह के शुरुआती घंटों में एक नाव जिसमें डूबी हुई रॉयल नेवी ट्रूप शिप HMS बिरकनहेड से महिलाएं और बच्चे सवार हैं, उन्हें चप्पू चलाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाया जा रहा है। दूरी से वे डर के मारे देखते हैं कि अधिकारी और सैनिक डेक पर चुपचाप सावधान मुद्रा में खड़े हैं, जबकि संकटग्रस्त जहाज उनके नीचे तेजी से डूबती जा रही है। HMS बिरकनहेड रॉयल नेवी की पहली लोहे की जहाजों में से एक है। इसे पहले स्टीम फ्रिगेट के रूप में डिजाइन किया गया था, बाद में सैनिकों के परिवहन के जहाज में बदल दिया गया। फ्रिगेट एक तेज युद्धपोत है जिसे अक्सर काफिलों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडमिरल्टी स्टीम शक्ति को लेकर अनिश्चित है और अपनी बेड़े को अनपरीक्षित तकनीक से जोखिम में नहीं डालना चाहती। यह सैनिक परिवहन जहाज जरूरत पड़ने पर सैनिकों को तेजी से तैनात कर सकता है, लेकिन इसे लड़ना नहीं होगा। जहाज में 12 जलरोधक कक्ष हैं, जो आगे के हिस्सों, जहाज के मध्य भाग की मशीनरी और पिछले कंपार्टमेंट्स को अलग करते हैं। HMS बिरकनहेड को जॉन लीड ने डिजाइन और बिरकनहेड लंकाशायर में जॉन लीड के शिपयार्ड में बनाया। इसे मूल रूप से HMS वल्कन नाम दिया गया था और 30 दिसंबर 1845 को मार्चियोनेस ऑफ वेस्टमिंस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था। साल के अंत तक इसका नाम बदलकर HMS बिरकनहेड रखा गया, उस शहर के सम्मान में जहां इसे बनाया गया था। HMS बिरकनहेड की लंबाई 64 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर है और पानी की सतह के नीचे इसका ड्राफ्ट 5 मीटर है। जहाज को 2 फॉरेस्टर कंपनी के 564 हॉर्स पावर के स्टीम इंजन से शक्ति मिलती है, जो 6 मीटर व्यास के 2 पैडल व्हील्स को चलाते हैं और इसकी अधिकतम गति 10 नॉट्स है। जहाज में पूरी तरह से पाल लगे हुए हैं और स्टीम इंजन अतिरिक्त संचालन क्षमता और गति प्रदान करते हैं। जहाज पर 125 अधिकारियों और नाविकों की एक टीम तैनात है। HMS बिरकनहेड ने 1846 में बिरकनहेड से रॉयल नेवी बेस प्लायमाउथ डेवोन के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। ये 5 साल सेवा में रहा, फिर प्लायमाउथ में सेवा से हटाकर उसकी मरम्मत की गई और उसे दोबारा सेवा में लगाया गया। जनवरी 1852 में कप्तान रॉबर्ट सैलमेंट के नेतृत्व में HMS बिरकनहेड पोर्ट्समाउथ से दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर एल्गोआ बे के लिए रवाना हुआ। जहाज पर ब्रिटिश सेना की 10 अलग-अलग रेजिमेंटों के सैनिक सवार हैं। ये सैनिक दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप क्षेत्र की स्थानीय कौसा जनजातियों के खिलाफ लड़ी जा रही 8वीं कौसा युद्ध में ब्रिटिश सेना को मजबूत करेंगे। 5 जनवरी को बिरकनहेड आयरलैंड के क्वींसटाउन में और सैनिकों व कुछ अधिकारियों की पत्नियों और परिवारों को लेने के लिए रुकती है। 6 हफ्ते समुद्र में रहने के बाद बिरकनहेड 23 फरवरी की सुबह फॉल्स बे साइमन्सटाउन के बंदरगाह पर पहुंचती है। रॉयल नेवी ने 1790 के दशक में साइमन्सटाउन बंदरगाह अपने नियंत्रण में लेकर वहां नौसैनिक अड्डा बनाया, जो अब भी दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के अधीन है। जहाज पर मौजूद अधिकांश महिलाएं और बच्चे, साथ ही यात्रा के दौरान बीमार हुए कुछ सैनिक एक साथ जहाज से उतर जाते हैं। साइमन्सटाउन में अपने प्रवास के दौरान घुड़सवार सेना के 9 घोड़े, कई घास की गठरियां और 35 टन कोयला जहाज पर लादा जाता है, ताकि एल्गोआ बे की यात्रा के अंतिम चरण की तैयारी की जा सके। ये अंतिम चरण लगभग 450 समुद्री मील का है और इसे तय करने में 2 दिन लगेंगे। 25 फरवरी को शाम 6 बजे साफ आसमान और शांत समुद्र के बीच बिरकनहेड एल्गोआ बे के लिए रवाना हुआ, जिसमें 630 से 643 पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे। सटीक संख्या दर्ज नहीं है। तेज गति के लिए कप्तान सैलमन ने तट के पास जहाज चलाने और बिरकनहेड तट से लगभग 3 मील दूर रहने का रास्ता चुना। प्लायमाउथ से दक्षिण जाते समय बिरकनहेड ने बंगुएला धारा और फिर दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ बहने वाली मोजाम्बिक धारा का सामना किया। स्थायी समुद्री धाराएं गहरे पानी में सबसे तेज होती हैं, लेकिन तट के पास उथले पानी में भूमि से टकराकर इनकी गति धीमी हो जाती है। इसलिए तट के पास उथले पानी में धाराओं के खिलाफ जहाज चलाना आसान होता है। 26 फरवरी को रात करीब 2 बजे बिरकनहेड खार्ड्सबाई के तट के पास डेंजर पॉइंट से गुजरते हुए 8.5 नॉट्स की रफ्तार से चल रहा था। नौका के अगले हिस्से में खड़ा लीड्समैन गहराई मापता है। बिरकनहेड के अगले हिस्से के नीचे 22 मीटर पानी है।
रात में जहाज चलाते हुए जमीन नजर नहीं आती, इसलिए रास्ता तय करने के लिए गहराई की सीमा का पालन किया जाता है। लीड्समैन नियमित रूप से गहराई मापता है। वह एक वजनी रस्सी नीचे गिराता है और जहाज और समुद्र तल के बीच रस्सी में बने गांठों की गिनती करता है। अगर गहराई कम हो तो जहाज समुद्र की ओर और गहराई बढ़े तो जमीन की ओर मोड़ते हैं। लीड्समैन अगली बार गहराई माप सके उससे पहले बिर्केनहेड अपने आगे 3.7 मीटर नीचे एक अनजाने चट्टान से टकरा जाता है। तूफानी मौसम में जब लहरों की चोटियां ऊंची और गड्ढे गहरे होते हैं, उस समय चट्टान को उग्र लहरों में साफ देखा जा सकता है। लेकिन इन शांत हालात में लंबी लहरें धीरे धीरे चलती हैं और ना तो ऊंची होती हैं और ना ही गहरी, इसलिए चट्टानें पानी की सतह के नीचे छुपी रहती हैं। कैप्टन सैलमन जल्दी से डेक पर आते हैं, लंगर डालने का आदेश देते हैं, क्वार्टर बोट्स को नीचे उतारने के लिए कहते हैं और इंजनों को एक बार पीछे चलाने का आदेश देते हैं। जैसे ही जहाज पीछे हटता है, चट्टान से बने छेद से समुद्र का पानी अंदर आने लगता है। लंबी लहरें बिर्केनहेड को आगे की ओर धकेलती हैं और वह फिर से टकराता है, जिससे जहाज के अगले निचले हिस्से की प्लेट मुड़ जाती है और आगे की विभाजक दीवारें फट जाती हैं। आगे का कंपार्टमेंट और इंजन रूम पानी से भर जाते हैं। डेक के नीचे सो रहे 100 से ज्यादा सैनिक अपने बिस्तरों में ही डूब जाते हैं। बाकी अधिकारी, पुरुष, महिलाएं व बच्चे डेक पर जुटते हैं। कैप्टन सैलमंड लेफ्टिनेंट कर्नल सेटोन, जो जहाज पर सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, को आदेश देते हैं कि वे कुछ सैनिकों को भेजें ताकि वे बिल्ज पंप चलाएं। 60 पुरुष पंप चलाते हैं। 60 लाइफ बोट के उतारने वाले पुली तंत्र संभालते हैं और बाकी पूब डेक पर इकट्ठा होते हैं ताकि जहाज का पिछला हिस्सा नीचे और आगे का हिस्सा ऊपर उठ सके। महिलाओं और बच्चों को जहाज के बगल में लगी कटर नाव में बैठाया जाता है। कैप्टन सैलमंड 2 और बड़ी नावों को उतारने का आदेश देते हैं, जिनमें से हर एक में 150 लोग बैठ सकते हैं। पहली नाव तुरंत ही पानी में डूब जाती है और खो जाती है, जबकि दूसरी नाव को उतारा ही नहीं जा सकता क्योंकि टैकल ब्लॉक्स की देखभाल नहीं की गई थी और रस्सियां उनमें से नहीं गुजरती हैं। अब सिर्फ कटर और 3 छोटी लाइफ बोट्स बची हैं, जिनमें लोगों को बैठाया जा सकता है। अब बचे अधिकारी और सैनिक पूब डेक पर जमा होते हैं, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल सेटन अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने को कहते हैं। सभी शांत हैं। हवा में सिर्फ कप्तान सैलमन की शांत आवाज गूंज रही है, जो लोगों को शांत रहने कह रहे हैं। डेक पर घोड़े लात मार रहे हैं और जहाज की बगल से छोटी सी लहर उठ रही है। बिर्केनहेड के पहली बार चट्टान से टकराने के 10 मिनट बाद, जब इंजन पीछे चल रहे थे, वो तीसरी और आखिरी बार चट्टान से टकराता है, जिससे उसकी निचली प्लेटें फट जाती हैं। जहाज मुख्य मस्तूल के पीछे से 2 हिस्सों में टूटता है। चिमनी गिरकर पानी में चली जाती है और आगे का हिस्सा तेजी से डूबता है। जहाज का पिछला हिस्सा, जो अब लोगों से भरा हुआ है, डगमगाने और डूबने लगता है। कैप्टन सैलमन कहते हैं, जो तैर सकते हैं वे जहाज से कूदकर नावों तक पहुंचें। लेफ्टिनेंट कर्नल सेटोन समझते हैं कि आदेश देने पर लोग कटर और 3 छोटी लाइफ बोट्स की ओर भागेंगे, जिससे नावें डूब सकती हैं और महिलाओं व बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती हैं। वे सैनिकों को अपनी जगह डटे रहने का आदेश देते हैं। सिर्फ 3 सिपाही अनुशासन तोड़कर कटर की ओर तैर जाते हैं। 9 घुड़सवार सेना के घोड़ों को छोड़ दिया जाता है और समुद्र में भगा दिया जाता है। एक घोड़े की टांग टूट जाती है और उसे जल्दी ही ग्रेट व्हाइट शार्क मार डालते हैं। बाकी 8 घोड़े सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं। खान स्पाई दुनिया के सफेद शार्क हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ ठंडी बेंगुएला और गर्म मोजाम्बिक धाराएं मिलती हैं, जो पोषक तत्व लाकर खाद्य श्रृंखला तक पहुंचाती हैं। ये अफ्रीकी ग्रेट व्हाइट शार्क मुख्य रूप से इस क्षेत्र की बड़ी सील आबादी पर निर्भर रहती हैं और अगर मौका मिले तो अपने आहार में कुछ ब्रिटिश सैनिकों को भी शामिल कर लेती हैं। सैनिक और उनके जीवित अधिकारी डटे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, जबकि बिर्केनहेड उनके नीचे डूब जाती है। चट्टान से टकराने के मुश्किल से 20 मिनट बाद कुछ सैनिक 2 मील तैर कर किनारे पहुंचते हैं। कई लोग डूब जाते हैं, ठंड से मर जाते हैं या उन्मादी ग्रेट व्हाइट शार्क्स द्वारा मारे जाते हैं। अगली सुबह स्कूनर लायनेस कटर को खोजती है और महिलाओं, बच्चों व छोटी लाइफ बोटों में से एक के बचे लोगों को जहाज पर लेकर बिर्केनहेड की ओर बढ़ती है। दोपहर में पहुंचकर
लायनेस बिर्केनहेड के रिगिंग से 40 बचे लोगों को अपने जहाज पर लेती है। आपदा के समय बिर्केनहेड पर सवार कुल लोगों की संख्या हमेशा अनिश्चित रही है। लंदन के टाइम्स अखबार में 638 का अनुमान प्रकाशित किया गया है। बचे हुए लोगों में सभी रैंकों के 113 सैनिक, 6 रॉयल नेवी मरीन, सभी रैंकों के 54 नाविक, 7 महिलाएं, 13 बच्चे और 1 नागरिक शामिल हैं। कुल मिलाकर 194 पुरुष, महिलाएं और बच्चे, 444 पुरुषों की मृत्यु हो गई। उस समय के पारंपरिक लकड़ी के नौसैनिक जहाज या बिना वाटरटाइट बल्कहेड डिब्बों के डिजाइन किए गए जहाज जल्दी ही टूट जाते और मरने वालों की संख्या शायद और भी ज्यादा होती। मजबूत धातु और वाटरटाइट बल्कहेड्स ने चट्टान से सुरक्षा और पानी भरने की गति को धीमा किया, जिससे चालक दल को कुछ जीवित बचे लोगों को निकालने का समय मिला। कई नाविकों का कोर्ट मार्शल 8 मई 1852 को पोर्ट्समाउथ में HMS विक्ट्री पर किया गया। इस अदालत के मामले ने ब्रिटिश जनता के बीच जबरदस्त रुचि पैदा की, क्योंकि बिर्केनहेड के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने उस हादसे में जान नहीं बचाई, इसलिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। 1895 में डेंजर पॉइंट पर 18 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बनाया गया, जिसकी रोशनी समुद्र में 25 नॉटिकल मील दूर तक दिखाई देती है। 1936 में साउथ अफ्रीका की नेवल लीग द्वारा बिर्केनहेड की याद में एक स्मृति पट्टिका लाइट हाउस के आधार पर लगाई गई थी। जहाज पर सवार अधिकारियों व सैनिकों का अनुशासन और वीरता। बिर्केनहेड में महिलाओं और बच्चों को पहले कटर में बैठाने के फैसले से बिर्केनहेड ड्रिल की शुरुआत हुई। इसे आमतौर पर महिलाएं और बच्चे पहले कहा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिना विज्ञापन के और वीडियो देखने के लिए पेट्रियन से जुड़ें। लिंक विवरण में है। आप मुफ्त में जुड़ सकते हैं या सदस्यता लेकर विज्ञापन मुक्त वीडियो, अग्रिम पहुंच और लाइव सवाल जवाब कॉल जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। वहां मिलने का इंतजार है।